नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी हमारे ई व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और हम हमारे ई व्याख्यान की परंपरा में आगे बढ़ रहे थे और उस परंपरा में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम काव्य गुण कितने आवश्यक हैं इस पर चर्चा कर चुके हैं और इसके बाद में हम हमारे काव्य गुणों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। यानी कि प्रमुख रूप से 3 हमने काव्य गुणों की आपको बताई प्रकार, जिसमें माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 काव्य गुण अति आवश्यक हैं। तो सबसे पहले आज हम माधुर्य गुण पर चर्चा करेंगे। जिस काव्य की रचना से अंतःकरण आनंद से भर जाए वह माधुर्य गुण होता है। कविता में माधुर्य गुण के समावेश के कारण श्रृंगार और ऐसे अनेक रसों की उत्पत्ति होती है जिससे मधुर शब्दों का रचना होती है और उन मधुर शब्दों को काव्य में सुनकर सुनने वाले सहृदय श्रोता के मन में भी वही माधुर्य भाव उत्पन्न हो जाता है। छोटे छोटे अनुनासिक वर्णों, छोटे छोटे समासिक वर्णों इनका इनमें समावेश किया जाता है और इसमें ट वर्ग जैसे कठोर वर्णों और लंबे समासिक पदों का निषेध किया जाता है। जैसे आप कवि पद्माकर के वसंत वर्णन को यदि आप सुनते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वह कितना मधुर है। जैसे मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन कलीन किलकत है। कहे पद्माकर परागन में पातहूँ में पानन में पीक में पलासन पंगत है। द्वार में दिसान में दूनी में देश में देसन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंधत है। यानी आप ये देखिए कि ये भाषा कितनी मधुर लग रही है और सीधा हमारे हृदय को छू रही है। इसी तरह रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं वे भी श्रृंगार रस की उद्भावना के लिए माधुर्य गुण से ही ओतप्रोत हैं। जैसे कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजह कह कीनी। यानी कि आप इन शब्दों से कितना हमारे हृदय में माधुर्य रस की उत्पत्ति होती है, वह ही माधुर्य गुण के अंतर्गत आता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ओज गुण की बात की जा सकती है दूसरे क्रम पर। जिस काव्य गुण के कारण चित्त में स्फूर्ति और मन में तेज उत्पन्न हो उसे ओज गुण कहा जा सकता है। ओज गुण कविता के श्रवण मात्र से मन में जोश और आवेग का संचार हो जाता है। इसी कारण वीर, विभत्स और रौद्र जैसे रसों के लिए ओज गुण की योजना की जाती है। वक्र अर्थ तथा लंबे समासिक पदों और कठोर वर्णों से बने काव्य द्वारा ओज गुण की प्रस्तुति की जाती है। इसी कारण स्फूर्तिदायक एवं वीर भावना को उदित करने वाली सारी पंक्तियां ओज गुण के उदाहरण स्वरूप रखी जा सकती हैं। भूषण के इस कवित्व में ओज गुण का उत्कर्ष आपको दिखाई देगा। जैसे इंद्र जिमि जंभ पर बाड़व सुअंभ पर रावण सनभ पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाहु पर जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर कानजिमी जंस पर कानजिमी कंस पर त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। आप ये देखिए कि एक राजा का कितना अच्छा वर्णन किया है और राजा और प्रजा दोनों ही इन पदों को सुनते ही जोश में भर उठते हैं। इसीलिए इस गुण का नाम ओज गुण कहा गया है। तीसरे और अंतिम हमारे काव्य गुण पर हम प्रसाद गुण की चर्चा कर सकते हैं। प्रसाद गुण वह गुण जिससे सुनते ही आपके मन में एक कोमलता, एक चित्त की स्थिरता समा जाती है, वह प्रसाद गुण के अंतर्गत आता है। प्रसाद गुण के अंतर्गत आप ये देख सकते हैं कि साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने परिभाषा दी है कि सूखे ईंधन में अग्नि के समान या धुले हुए वस्त्र में जल की भांति जो गुण तत्काल चित्त में व्याप्त हो जाए वह सभी रचनाओं में व्याप्त होने वाला प्रसाद गुण है।
यह गुण ऐसा सरल और सुबोध होता है और इतना सरल होता है कि सीधे श्रोता के हृदय में समा जाता है। निराला की प्रसिद्ध कविता भिक्षुक के जो भाव हैं वह सीधे जाकर के सुनने वाले के मन में समा जाते हैं, इसीलिए इसे प्रसाद गुण कहा जाता है। आप ये इसकी पंक्तियाँ देखें। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस प्रकार इस प्रसाद गुण को आपने सुना और आपने देखा कि एक भिक्षुक का चित्र और उसका चरित्र और उसकी संवेदना सीधे ही तीनों ही चीज़ें आपके हृदय में समा जाती हैं और आपको पता चल जाता है कि कवि क्या कहना चाहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये देखा कि हमारे काव्य गुणों में 3 प्रमुख गुण होते हैं। पहला, मैं आपको इसको पुनः आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, आपके मस्तिष्क में समा जाए। तो यही हमारी रही है प्रथा। तो पहला है आपके काव्य गुणों में माधुर्य गुण, ओज गुण दूसरे नंबर पर, और तीसरा प्रसाद गुण। आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों ही गुण समझ में आए होंगे और काव्य गुणों के बारे में अनेक अनेक भेद प्रभेद आपने देखे और उन अनेक अनेक भेद प्रभेदों के स्थान पर आपने मोटे रूप में इन तीनों को ही समझा और इन तीनों के अंतर्गत ही पूरा काव्य आ जाता है। ये गुण किसी भी काव्य में होने अति आवश्यक हैं। इन गुणों के बिना काव्य का सौंदर्य और काव्य का प्रयोजनता तीनों ही चीज़ें नहीं बढ़ पाती हैं। अतः काव्य के गुण होने ही चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको काव्य गुणों पर आज समझ में आया होगा। अगला ई व्याख्यान तक के लिए धन्यवाद।